हमारा जो टॉपिक है वो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। और उसमें हम छत्रपति शिवाजी के आरंभिक विजयों के बारे में, उनके विभिन्न अभियानों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और किस तरह से उन्होंने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की उसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मराठा राज्य को समझने से या शिवाजी की आरंभिक विजयों को समझने से पहले मराठा शब्दावली पे हमारा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ मराठा शब्दावली पे हम विशेष तौर पे देखेंगे कि जो मराठा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो महान होता है। लेकिन मराठा किसी वर्ग या जाति से संबंधित कोई शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, मराठा जो है वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित शब्द है। ठीक है, मराठावाड़ क्षेत्र जो है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसके केंद्र में पूना भी एक विशेष क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र होता है वहां से आने वाले व्यक्ति को मराठा के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का हो सकता है, उसको मराठा के नाम से जानेंगे। लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं वो महान होता है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा जब भी हम मराठा राज्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दक्षिण में विजयनगर के बाद स्थापित पहला हिंदू राज्य था। कौन? मराठा साम्राज्य। अब ये विजयनगर क्या है तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान जो तुगलक राजवंश था, उस तुगलक राजवंश में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी के शासनकाल के दौरान उसके राज्य क्षेत्र से, जो उसका क्षेत्र था, उसी में से एक क्षेत्र जो है वो विजयनगर के रूप में स्थापित होता है। हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये लगभग 1336 और 37 के आसपास की बात है। तो जो विजयनगर है 1336-37 में, इसके बाद सीधे हम जाके देखते हैं कि मराठा राज्य शिवाजी के समय काल में, विशेषकर 1640 के बाद से, यानी लगभग 300 साल का एक लंबा गैप हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है हिंदू राज्य को लेके। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ये पहला हिंदू राज्य था। किसके बाद? विजयनगर के बाद स्थापित होने वाला पहला हिंदू राज्य था। ठीक है, अगर हम इसके मराठा उदय की बात करते हैं कि मराठों के उदय के कारण कौन से रहे हैं या कौन से ऐसे कारक थे जो मराठों के उदय के लिए उत्तरदायी रहे हैं, तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला जो कारण, उसके मुख्यतः 4 कारण है। इसमें जब सबसे पहला कारण हम देखते हैं वो रहा है कि 200 वर्षों के एक सतत विकास का परिणाम था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मराठा राज्य से पहले भी क्या कहीं पे मराठा राज्य की बात होती थी? क्या कोई ऐसी कहीं पे ऐसे हैं जहाँ पे मराठों की बात हो रही है शिवाजी से पहले भी? तो हम देखेंगे कि जो अलग अलग बहमनी साम्राज्य से अलग हुए राज्य थे, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो गोलकुंडा हो, चाहे वो बहमनी साम्राज्य क्यों ना हो, उसमें किसी न किसी रूप में मराठे, चाहे किसी अधिकारी के रूप में या फिर किसी सैनिक के रूप में, उन राज्यों को अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसा कोई नहीं कि हाँ अचानक से उभरा हुआ कोई ऐसा राज्य है। लगातार इनकी राजनीतिक चेतना थी, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे और निरंतर उनके साथ कार्य कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो सबसे पहला जो कारण हम देखेंगे कि लगभग 200 वर्षों के सतत विकास का परिणाम था ये जो मराठा राज्य है। दूसरा कारण हम देखेंगे जो मराठावाड़ क्षेत्र है। ठीक है, जो मराठावाड़ क्षेत्र है इसकी एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई रही है और इसी विशिष्ट भौगोलिक इकाई के कारण ही मराठा राज्य का उदय होता है। दरअसल होता क्या है कि जो मराठावाड़ क्षेत्र है वो विशेषता एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है या वन वाला क्षेत्र है। और जब भी हम मराठों की बात करते हैं तो हम जब उनकी युद्ध नीति की बात या युद्ध कौशल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि छापामार युद्ध प्रणाली या गुरिल्ला युद्ध उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। और ये गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध प्रणाली जो रही है, ये खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में ज्यादा देखने। उसमें होता क्या है, अचानक से हमला करना है। ठीक है, बहुत बड़ी सेना के साथ, एक छोटी सेना के साथ अचानक से हमला करना है और त्वरित वापसी करना है, यानी तुरंत वापस हो जाना है। उसमें रुक के ज्यादा देर युद्ध नहीं करना है। हर जितना संभव हो सके उनको क्षति पहुंचाना है सामने वाली सेना को, और अपनी बगैर क्या नाम है, अपना कुछ नुकसान कराए तुरंत वहां से वापस हो लेना है। ये इस क्षेत्र की बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक जो इसकी स्थिति रही है, इसके कारण से ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है ये यहाँ पे बहुत मुफीद रही है, जो मराठा राज्य के उदय का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। इसके अलावा जो मराठा क्षेत्र के भक्ति संत, सूफी संत देखने को मिलते हैं, भक्ति संत देखने को मिलते हैं यहाँ पे, चाहे वो एकनाथ हो, तुकाराम हो, रामदास रहे हो या फिर वामन पंडित रहे हो, इन सारे लोगों की जो भी यहाँ पे प्रवचन रहे हैं या जो भी इन लोगों की शिक्षाएं रही हैं, वो मराठों के राजनीतिक उदय के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार कही जा सकती हैं या बहुत महत्वपूर्ण रही हैं मराठों का एक राजनीतिक उदय करने के रूप में। ठीक है, तो जो राजनीतिक चेतना का विस्तार है वह इन्हीं मराठा क्षेत्र के जो भक्ति संत रहे हैं, चाहे वो एकनाथ हो, तुकाराम हो, रामदास हो, वामन पंडित इत्यादि, ये सारे जितने भी लोग रहे हैं, इन सभी लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा कारक है वो है शिवाजी का संघर्ष। कभी भी किसी भी राज्य को स्थापित होने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, और वहां पर हम देखते हैं कि जिस शिवाजी का नेतृत्व रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसके बदौलत ही मराठा साम्राज्य जो है वो एक राज्य के रूप में स्थापित हो सका है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शिवाजी की, जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, शिवाजी, अभी तक हमने मराठों के उदय के कारणों की चर्चा कर ली, मराठा शब्द के विषय में हमने जान लिया कि किस तरह से वो विशिष्ट भौगोलिक इकाई या भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। उसी तरह से हम देखते हैं शिवाजी की एक बार पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं कि इनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है। तो जो इनके पूर्वज रहे हैं वो राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र पड़ता है, सभी को पता होगा, और उस मेवाड़ से एक सिसोदिया राजवंश आता है।
ठीक है। राजपूत वंश से सिसोदिया वंश, और इसी सिसोदिया वंश से शिवाजी के पूर्वज संबंधित थे। ठीक है। इसके अलावा इनके जो दादाजी थे मालोजी, ठीक है, ये अहमदनगर की सेवा में थे। अहमदनगर बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ एक राज्य था, तो उसके सेवा में शुरुआत में थे। और वहां के जो प्रधानमंत्री थे मलिक अंबर, उन्होंने मालोजी को यानी इनके दादा को पूना सूबा की एक जागीर दी थी। और बाद में यही जो पूना सूबा की जागीर है ये मराठा साम्राज्य में बदल जाता है। कालांतर में हम देखते हैं कि ये बदल जाता है, लेकिन ये मराठा साम्राज्य का केंद्र होता है ना, कि यही मराठा साम्राज्य का मेन होता है। और ये पूना सूबा की जागीर को ही अपना क्या नाम है आधार बनाकर शिवाजी अपना राज्य विस्तार करते हैं। इनके पिताजी का नाम सभी जानते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले है, और इनकी दो पत्नियां थी, जीजाबाई और तुकाबाई। अब इसमें जो इनकी माता थी जीजाबाई, ये देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे। और पिताजी किससे हैं? वो सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो अपनी माता की तरफ से, जैसे हम बाबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम बाबर को देखते हैं कि वो अपनी माता की तरफ से चंगेज खान से यानी मंगोलों से संबंधित था, लेकिन पिता की तरफ से वो एक तैमूरी था। ठीक है। ऐसे ही शिवाजी भी क्या थे? पिता की तरफ से तो सिसोदिया वंश से संबंधित थे, लेकिन माता की तरफ से क्या थे? ये जीजाबाई जो इनकी माता थी वो देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी, इसलिए माता की तरफ से क्या थे? ये यादव वंश से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। इसके अलावा हम शाहजी भोसले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजी भोसले की पृष्ठभूमि एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं कि जो इनकी शुरुआत रही है शाहजी भोसले की, वो अहमदनगर से रही है। ठीक है। ये कहां से रही है? अहमदनगर से रही है। इन्होंने अपनी शुरुआत जो है अहमदनगर की सेवा से शुरू किया था, और उसके बाद ये मुगलों की सेवा में चले जाते हैं। जब जहांगीर का समय काल होता है, जहांगीर का लगभग उत्तरवर्ती काल जो रहता है, वहां पे ये जहांगीर के समय मुगलों की सेवा में जाते हैं। और शाहजहां के स्टार्टिंग तक, ठीक है, जब शाहजहां शासक बनता है 1628 में, तब तक ये जो है उसकी सेवा में रहते हैं, शाहजहां की सेवा में रहते हैं। और वहां पर इनको 5000 का मनसब प्राप्त होता है, और इसके अलावा पूना की जागीर प्राप्त होती है। किसको? शाहजी भोसले को ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है। लेकिन किसी कारणवश इनका 1635 में मुगलों के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, और ये वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस अहमदनगर की सेवा में ना आके ये बीजापुर की सेवा में आ जाते हैं। और 1664 में जब शाहजी भोसले की मृत्यु होती है, तब तक ये बीजापुर की ही सेवा में थे। और बीजापुर की सेवा जब ये कर रहे थे तो उनको उत्तरी कर्नाटक में ही नई जागीर प्रदान हुई थी। इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। और यहाँ पे उत्तरी कर्नाटक में इनको एक छोटी सी जागीर प्रदान होती है। दो और नाम शिवाजी से जुड़े हुए हम आगे जाके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दादा पूर्णदेव का, और दूसरा नाम आता है समर्थ गुरु रामदास का। तो जो दादा पूर्णदेव थे ये शिवाजी के संरक्षक थे, और ये समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थी। इन्हीं दोनों लोगों के प्रभाव से हम बाद में देखेंगे कि शिवाजी के अंदर एक हिंदू राज्य की स्थापना का जो भावना होती है वो बलवती होती है, और एक हिंदू राज्य की स्थापना ये करते हैं। ठीक है। अब शिवाजी की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं, या फिर इनके जीवन वृत्तांत को हम देख लेते हैं। तो जो शिवाजी का जन्म है वो 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ठीक है। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में, जो पूना के निकट में पड़ता है। लेकिन बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो इनकी जन्म तिथि मानते हैं 6 अप्रैल 1627 को, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वो 19 फरवरी 1630 को मानी जाती है। अब लगभग हर एग्जाम में और हर बुक पुस्तक में 19 फरवरी 1630 इनकी जन्म तिथि लिखी मिलती है। अब इनके जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद क्या होता है? जब इनका जन्म होता है उसके कुछ ही वर्षों के बाद जो शाहजी भोसले होते हैं, ये शिवाजी और इनकी माता जीजाबाई को छोड़ के चले जाते हैं। अपनी जो इनको जो जागीर मिलती है उत्तरी कर्नाटक में, वहां पे चले जाते हैं। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि शाहजी भोसले जो हैं इनकी दो शादियां हुई थी, एक तो जीजाबाई के साथ में, और दूसरी इनकी एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम था तुकाबाई। और उनसे उत्पन्न एक तो पत्नी थी तुकाबाई, और इन्हीं तुकाबाई से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था वेंकोजी। तो ये तुकाबाई जो है ये शिवाजी की सौतेली माता है, और वेंकोजी कौन है? ये शिवाजी के सौतेले भाई हैं। ठीक है। तो इन दोनों के साथ में शाहजी भोसले क्या होते हैं? ये उत्तरी कर्नाटक की उस नई जागीर में चले जाते हैं, और शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई का, इन दोनों को ये दादा कोंडदेव के संरक्षण में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो जा रहे हैं तो इनको जीवन यापन के लिए, निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो इन्होंने क्या किया? जो पूना की जागीर थी, इसके अलावा जो पैतृक निवास था अपना लाल महल, ये दोनों चीजें इन्होंने जीजाबाई को सौंप दी थी, और उसके बाद ये उत्तरी कर्नाटक में यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद शिवाजी ने भी अपने पिता की तरह शादियां की थी, कई शादियां की थी। जैसे इनके पिता ने 2 शादियां की थी, इन्होंने कुल मिला के 3 शादियां की थी। और इस 3 शादियों में से जो इनकी पहली पत्नी थी उनका नाम था साईबाई निम्बालकर। ठीक है। पहली पत्नी का नाम क्या था? साईबाई निम्बालकर इनका नाम था। और इन्हीं से उत्पन्न पुत्र थे कौन? संभाजी। ठीक है। संभाजी इनसे उत्पन्न एक अन्य पुत्र थे, जो ज्येष्ठ थे, जो कि इनकी पहली पत्नी साईबाई निम्बालकर से उत्पन्न हुए थे। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था पुतलीबाई, जो कि जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के साथ में ही ये सती हो गई थी वहां पे। और इनकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पत्नी जो थी वो सोयराबाई थी, और इन्हीं से इनके दूसरे पुत्र राजाराम उत्पन्न हुए थे। ठीक है, पैदा हुए थे। अब सोयराबाई के से जुड़ा हुआ एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जब 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं शिवाजी, तो राज्याभिषेक के अवसर पर ही सोयराबाई के साथ इन्होंने दोबारा विवाह किया था अपना।
ठीक है। 1674 में जब राज्याभिषेक होता है तो उन्होंने सोयराबाई के साथ दोबारा विवाह किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण रहा है, ये याद रखिए। उसके बाद इनकी 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो जाती है, तेज बुखार से पीड़ित रहते हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से हम शिवाजी से संबंधित जो भी उनकी महत्वपूर्ण विजय रही हैं, उनका साम्राज्य विस्तार रहा है, उसको विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शिवाजी का अक्सर क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के द्वारा किया जाने वाला प्रथम सैन्य अभियान कौन सा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता था और ये बीजापुर के ही विरुद्ध इनका पहला जो सैन्य अभियान होता है, प्रथम सैन्य अभियान जो इनका था वो बीजापुर के ही विरुद्ध होता है और ये तोरण का किला था। ठीक है। दूसरा 1647 में इन्होंने कोंडाना का किला जीता था। ठीक है। बाद में इसी का नाम बदल के क्या रखा गया, सिंहगढ़ रख दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना है कि कोंडाना का किला जो है ये शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला है। लेकिन अब जो है सर्वमान्य जो तथ्य है वो ये माना जाता है कि तोरण का किला जो इन्होंने जीता था ये प्रथम सैन्य अभियान था इनका। ठीक है, बीजापुर के विरुद्ध था और यही क्या था, प्रथम सैन्य अभियान रहा है इनका। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब ये कोंडाना का किला जीतते हैं, बीजापुर के खिलाफ ही जीतते हैं और हम ये जानते हैं कि 1636 से लेकर 1664 तक शिवाजी के जो पिताजी हैं शाहजी भोसले वो किसकी सेवा में है, बीजापुर की सेवा में तैनात है। और जब शिवाजी कोंडाना का किला जीतते हैं तो क्या होता है, बीजापुर का जो शासक होता है वो शाहजी भोसले को क्या करता है, वो कैद कर लेता है। बाद में जाके शिवाजी किसी भी तरीके से कूटनीति के माध्यम से उनको मुक्त कराते हैं। इसके अलावा 1654 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दौरान ये पुरंदर का किला जीतते हैं, पुरंदर का दुर्ग जीतते हैं। पुरंदर का दुर्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे 1665 में एक तिथि आती है जब 1665 में शिवाजी मुगल सेनापति जयसिंह से हार जाते हैं और वहां पे इनको पुरंदर की एक संधि करनी पड़ती है जिसको हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले समय में आगे विस्तार से इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा 1656 में इन्होंने जावली का किला जीता था, ये भी एक महत्वपूर्ण है। और ये सारे मैं केवल वर्ष और जो फैक्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सा किला जीता है, ये बस इतना ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अब तक और केवल ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, केवल ये याद करना महत्वपूर्ण है कि हाँ कब और कौन सा किला जीता गया था शिवाजी के द्वारा या विजित क्षेत्र कौन सा रहा है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि शिवाजी ने जो भी अपने आरंभिक अभियान किए थे, भी अपने 2-4 जो भी इनकी सैन्य विजयों का जिक्र किया, वहां पे हमने देखा है कि शिवाजी ने अपने सारे जो प्रारंभिक सैन्य अभियान किए हैं वो बीजापुर राज्य के ही खिलाफ किए हैं, ना कि इन्होंने किसी और सत्ता या विशेषकर अगर हम देखें तो उस दौरान भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति देखने को हमको मिलती है वो है मुगल शक्ति। लेकिन मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने इस दौरान कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया या कोई भी संघर्ष नहीं किया। उसका कारण ये था कि शिवाजी के पास एक सीमित संसाधन है। ठीक है, सीमित संसाधन के साथ आप इतनी बड़ी सेना के साथ युद्धरत नहीं हो सकते हैं, संघर्ष नहीं कर सकते हैं। आप छापामार युद्ध प्रणाली एक छोटी सेना से तो काम कर सकता है, लेकिन जब एक बड़ी सेना आपके सामने हो तो आप उससे क्या करते हैं, दूर ही रहते हैं। यही शिवाजी की शुरुआती नीति हमको देखने को मिलती है। और इसका एक कारण और रहा है कि जो मुगल थे यहाँ पे 1657 से पहले औरंगजेब, जिसको हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसको किसके नाम से जाना जाता है, आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो ये दक्षिण को जीतने के क्रम में या दक्कन को जीतने के क्रम में जो भी यहाँ पे राज्य थे, मुस्लिम राज्य थे, चाहे वो अहमदनगर हो, बीजापुर हो या फिर और भी छोटे छोटे राज्य थे 2-3, उनको जीतने के क्रम में औरंगजेब 1657 तक स्वयं यहाँ पे मौजूद था दक्षिण में। लेकिन 1657 में क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। होता क्या है कि 1657 में जो मुगल शासक है शाहजहां, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है और वहां पे उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है। और इसी का संघर्ष, जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था, उसका आंखों देखा वर्णन फ्रांसिस बर्नियर द्वारा किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमको देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराधिकार से संबंधित जो युद्ध था उसका आंखों देखा वर्णन कौन से लेखक द्वारा किया गया है, तो वो फ्रांसिस बर्नियर था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो शाहजहां की बीमारी होती है, बीमार होते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है, तो क्या करते हैं ये यहाँ से चले जाते हैं, औरंगजेब यहाँ से चले जाते हैं उत्तर भारत की तरफ। अब जब ये औरंगजेब दक्षिण भारत से हट जाता है तो शिवाजी के पास बहुत ही सुनहरा मौका होता है अपने क्षेत्र का विस्तार करने का। और इसी क्रम में वो क्या करते हैं, जो कोकण का क्षेत्र होता है उसको जीतने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसको ये जीतते भी हैं। एक तो होता है कल्याण, भिनंडी और माहुल। 1657 में ही तीनों क्षेत्रों को ये जीतते हैं। इसमें 2 क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कल्याण और भिनंडी। इसी को शिवाजी ने क्या किया था, अपना नौसैनिक अड्डा बनाया था। बाद में इन्होंने एक और क्षेत्र जीता था कोलाबा नाम से, और उस कोलाबा को ये मरने से पहले कुछ ही समय पहले ये उस पे मतलब उस क्षेत्र को जीतते हैं और उसको नौसैनिक सबसे प्रमुख अड्डा होता है, वो केंद्र होता है नौसैनिकों का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहा है 1657 में ही। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी अभी तक इन्होंने किले जीते थे वो लगभग बीजापुर के ही थे। जो भी इन्होंने क्षेत्र विस्तार किया वो बीजापुर शासन के ही अंतर्गत हमको देखने को मिलता है।
और इनके इन्हीं विजयों से चिंतित होकर बीजापुर का शासक क्या करता है, वो अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम होता है अफजल खान, शिवाजी के दमन के लिए। अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, जिन प्रश्नों को नहीं पूछा गया है अब तक उनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस तथ्य को याद रखेंगे कि कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया है। तो कौन था, वो अफजल खान ही था जिसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा 1659 में क्या होता है, शिवाजी अफजल खान को बागनक से, एक बागनक नामक स्त्रोत होता है, उससे मार देते हैं। इसके बारे में कहानी यह है कि ऐसा कहा जाता है कि अफजल खान ने एक मराठा को अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा था और उससे कहा था कि आप जाइए, उनसे कहिए कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, तो हमसे मिलने आए। तो वो जाता है वहां पे, सारा संदेश रखता है और साथ में ही शिवाजी को ये भी सूचित करता है कि जो वो है अफजल खान, वो बहुत ही छल प्रपंच करता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सावधान रहिएगा। तो शिवाजी अपने साथ में बागनक नामक का एक अस्त्र जो है उसको छिपा कर ले जाते हैं, और जब अफजल खान गले मिलने के बहाने इनका गला दबाने की कोशिश करता है, उसी समय शिवाजी बागनक से उसकी हत्या कर देते हैं या उसको मार देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि अफजल खान जो है वो बीजापुर का सेनापति था, और इसलिए पूरे दक्षिण में शिवाजी का काफी प्रभाव बढ़ जाता है यहाँ पे। जिसके बाद क्या होता है, जब अफजल खान की मृत्यु हो जाती है, तो जो बीजापुर का शासक है वो शाहजी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है और शिवाजी से संधि के लिए भेजता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि आप जाइए और उनके साथ संधि करके आइए, क्योंकि इनके पिता है, तो शायद संभवतः कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और इसी संधि में क्या किया गया, शिवाजी की स्वतंत्रता को बीजापुर ने मान्यता दे दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उनकी स्वतंत्रता को मान्यता वो दे देता है। अभी तक शिवाजी एक लुटेरे हैं केवल, उनको किसी ने मान्यता नहीं दी है उनकी स्वतंत्रता को, कोई राजा नहीं मान रहा है, बल्कि क्या कर रहे हैं वो गुरिल्ला वार पद्धति से या छापामार युद्ध पद्धति से वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमा रहे हैं, अलग अलग किलों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अभी तो किसी शासक के रूप में स्थापित नहीं है, ना ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया है। तो ये पहली बार हो रहा है कि शाहजी के संधि वार्ता लेके आते हैं शिवाजी के पास, और इन दोनों के मध्य में संधि होती है जिसमें शिवाजी को की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी जाती है। कौन से राज्य के द्वारा, बीजापुर राज्य के द्वारा उनको मान्यता दे दी जाती है। इसके अलावा 1662 से पहले हम देखेंगे शिवाजी ने एक रायरी का दुर्ग जीता था, और इसी 1662 में रायरी दुर्ग को क्या करते हैं, ये नया नाम देते हैं रायगढ़ का, और इसको अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी की पहली राजधानी कौन सी थी, तो शिवाजी की राजधानी जो है वो रायगढ़ थी, और ये कब बनाई गई थी राजधानी, 1662 में शिवाजी की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1673 में उमराणी का एक युद्ध होता है, इसको आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। शिवाजी बीजापुर को हराते हैं, युद्ध में हराते हैं। बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन भी थोड़ा सा कहीं कहीं पूछा गया है कि कौन से युद्ध में शिवाजी ने बीजापुर की सेना को परास्त किया था, तो ये उमराणी का युद्ध था। ठीक है, अब शिवाजी का मुगलों के साथ संबंध देखते हैं, तो हमने अभी तक देखा है कि इनके जो भी शुरुआती सैन्य अभियान रहे हैं या विजय अभियान रहा है वो बीजापुर राज्य के खिलाफ रहा है। और 1657 में हम पहली बार देखते हैं कि शिवाजी मुगलों के साथ इनका संघर्ष होता है, शाहजहां के समय काल में इनका संघर्ष होता है मुगलों के साथ में, और जिसमें क्या है, शिवाजी जो है वो पराजित हो जाते हैं, शिवाजी पराजित हो जाते हैं। 1657 की बात होती है। 1659 और 60 में जब औरंगजेब शासक बन जाता है, वहां पे 58 में शासक बनता है, और 1658 में, और 59-60 में वो क्या करता है, अपना एक अधिकारी होता है शाइस्ता का, उसको दक्षिण का मुगल सूबेदार बनाकर भेजता है। ठीक है, सूबेदार बना के उसको दक्षिण भेजता है, दक्कन का सूबेदार नियुक्त करता है। और वो आते ही शाइस्ता खां क्या करता है, वो पूना और शिवाजी का जो पैतृक निवास होता है लाल महल, इस पर कब्जा कर लेता है, और कब्जा करके उसी स्थान को यानी लाल महल को ही क्या करता है, अपना निवास स्थान बना लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और शिवाजी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इनका पैतृक निवास होता है। इसीलिए क्या होता है कि 1663 में शाइस्ता खां के ऊपर क्या करते हैं, शिवाजी अचानक रात्रि में, ठीक है, क्या करते हैं, रात्रि में आक्रमण कर देते हैं, और शाइस्ता खां यहाँ से डरकर भाग जाता है। और जब ये औरंगजेब के पास पहुंचता है, तो औरंगजेब इसको क्या करता है, दक्षिण से हटाकर बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है, और यहाँ पर बाद में अपने पुत्र, जो बड़ा पुत्र होता है इसका, मुअज्जम जिसका नाम होता है, उसको दक्षिण का नया सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है 1664 से महत्वपूर्ण समय आता है, जब सूरत का पहला अभियान शिवाजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1664 में पहली बार सूरत का अभियान किया जाता है शिवाजी के द्वारा, ये प्रथम अभियान होता है। और यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि सूरत पे कुल 3 बार सूरत पर कुल 3 बार इनके द्वारा अभियान किया गया था सूरत का। और इसमें जो पहला अभियान होता है सूरत का, यहाँ पे इनको 1 करोड़ का लाभ होता है, जो यहाँ पे लूट करते हैं शिवाजी, वहां पे इनको 1 करोड़ का लाभ होता है। और यहाँ का जो मुगल गवर्नर था उसका नाम था इनायत खान, और वो यहाँ से डरकर भाग जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे सूरत के अभियान में हमको ये देखने को मिलता है कि शिवाजी ने यहाँ पर किसी भी अंग्रेज, ठीक है, यहाँ पे कई सारी बस्तियां थी, इस दौरान देखते हैं कि यूरोपीय यात्री जो है यहाँ पे आ चुके थे, और यहाँ पे जो अंग्रेज या डच बस्तियां थी उनको शिवाजी के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। और सूरत का ही जो अधिकारी होता है इस दौरान, जिसका नाम होता है जॉर्ज ऑक्सटेन, ये जॉर्ज ऑक्सटेन बाद में शिवाजी के राज्याभिषेक के दौरान भी शामिल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कौन सा अंग्रेज अधिकारी ऐसा था जो शिवाजी के राज्याभिषेक के दौरान वहां पर मौजूद था या उसमें शामिल हुआ था राज्याभिषेक के अवसर पर? तो वो कौन था? वो जॉर्ज ऑक्सडेल था, जो सूरज का उस समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। 1664 में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि जो शिवाजी के पिताजी होते हैं, जिनका नाम होता है शाह जी, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जिसके बाद में शिवाजी क्या करते हैं, वो राजा की उपाधि धारण करते हैं और अपने नाम का सिक्का भी चलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शासक लोग ही करते हैं। क्या करते हैं? अपने नाम का सिक्का चलाते हैं। कोई लुटेरा नहीं करता या डाकू नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या है, सिक्का। बार बार मैं डाकू का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ उसका तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ शिवाजी कोई डाकू थे, बल्कि मराठा राज्य की स्थापना के लिए संघर्षरत थे। लेकिन अभी तक वो कोई शासक नहीं है, केवल उनको एक लुटेरे के रूप में ही परिभाषित किया जा रहा है। अभी तक उन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया है, लेकिन जो है अपने नाम का सिक्का चलाते हैं या राजा की उपाधि धारण करते हैं, इसलिए 1664 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके पिता की मृत्यु के बाद में ये राजा की उपाधि धारण करते हैं और अपने नाम का सिक्का भी यहाँ से चलाते हैं। ठीक है। अब बाद में क्या होता है, मराठा शक्ति को पूर्णतः खत्म करने के लिए औरंगजेब जो है वो अपने एक जो उनका सेनापति होता है जय सिंह, ठीक है, जय सिंह को नियुक्त करते हैं और उनको शिवाजी के दमन के लिए दक्षिण में भेजते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरंदर में पुरंदर दुर्ग पे आते हैं जय सिंह, जो पुरंदर का दुर्ग था शिवाजी का, वहां पे आते हैं और उस पे पुरंदर दुर्ग पे जो है ये कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पे मराठों की हार हो जाती है। और मजबूरी में बाद में क्या होता है, शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं। किसके सामने? जय सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसके बाद दोनों के बीच में एक संधि होती है, हमने पहले ही चर्चा की थी, ये होती है जून 1665 में पुरंदर की संधि। ये महत्वपूर्ण संधि है, इसको याद रखेंगे। इसमें बहुत सारी शर्तें भी थी संधि की, उसको भी एक बार से हमको देखने की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या हुआ था, शिवाजी का जो राज्य था उसमें से इन्होंने क्या किया था, अपना 2/3 जो राज्य था, राज्य का 2/3 जो हिस्सा था, उसको इन्होंने मुगलों को दे दिया था। इसके अलावा 35 में से 23 किले जो इनके थे वो भी मुगलों को देने पड़े थे और इनके पास केवल 12 किले शेष रह गए थे। बाकी यानी कि अपने राज्य का 2/3 क्षेत्र जो है इन्होंने मुगलों को दे दिया। इसके अलावा 35 किले जो इनके पास थे उसमें 23 किले भी मुगलों को दे दिए, इनके पास केवल 12 किले रह गए थे। अब क्योंकि ये संधि में एक तरफा संधि तो हो नहीं सकती, दोनों तरफ से होगी, तो जय सिंह ने इनसे ये वादा किया था कि वो संभाजी जो कि इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको मुगलों के द्वारा 5000 का मनसब दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक शर्त और थी कि अगर बीजापुर के विरुद्ध कभी भी मुगलों को आवश्यकता पड़ती है तो शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे या मदद करेंगे। ठीक है। अब ये जो पुरंदर की संधि है, ठीक है, पुरंदर की संधि है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमको कहाँ मिलती है? एक राइटर है मनुकी, इटली का यात्री था। इसी मनुकी ने ये पुरंदर की संधि का प्रत्यक्षदर्शी रहा है और ये अपनी पुस्तक में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। ये हमको मनुकी के ही पुस्तक से पता चलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बाद में क्या होता है कि जय सिंह के ही कहने पे शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ में आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन दरबार में जब ये पहुंचते हैं तो अब क्योंकि ये अपने आप को शासक मानते हैं, तो ये इनको लगता है कि हमारे साथ शासक जैसा सलूक किया जाएगा, वैसा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन औरंगजेब इनके साथ एक हारे हुए सेनापति जैसा बर्ताव करता है। दोनों के बीच में वहां पे अनबन होती है कुछ बातचीत में, और औरंगजेब जो है 1666 में शिवाजी को कैद कर लेता है। कैद कहाँ पे करता है? कैद करता है आगरा में, एक जयपुर भवन होता है, वहां पे इनको कैद कर लेता है 4 महीने के लिए 1666 में। लेकिन 4 महीने के बाद शिवाजी अपने आप को वहां से मुक्त कराते हैं, वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और 1666 से 70 के बीच में एक बार फिर से मराठा मुगल संघर्ष आरंभ हो जाता है। और इसी बीच क्या होता है, जो मुगल का सूबेदार है दक्षिण का, मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र है, बाद में हम इसी को देखेंगे कि बहादुर शाह के नाम से अगला शासक भी बनता है मुगलों का, इसके और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है जिसको हम गजब की संधि के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसका नाम ही गजब की संधि है और खासकर मराठे या शिवाजी के लिए तो महत्वपूर्ण रूप से गजब ही रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से शिवाजी व मराठों के ही अनुकूल संधि थी। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी जाती है। ठीक है। अभी तक किसी ने इनको राजा की उपाधि नहीं दी थी, बल्कि ये खुद ही राजा की उपाधि लेते हैं 1664 में। दूसरा क्या होता है, इनको मुगलों के द्वारा कहा गया कि आपको गोलकुंडा व बीजापुर से चौथ वसूलने का अधिकार होगा। इसके अलावा इनके पुत्र संभाजी को बरार में मुगलों के द्वारा एक जागीर भी दे दी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये शिवाजी के लिए बहुत गजब की संधि। याद रखेंगे तो शिवाजी के लिए बहुत सबसे बढ़िया फायदे वाली बातें होंगी वो गजब की संधि, क्योंकि मराठों के लिए गजब की बात हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 1666 से 70 के दौरान एक बार जब मुगल मराठा दोबारा से संघर्षरत होते हैं, इसी दौरान कोकण का क्षेत्र 1670 में दोबारा जीतने का प्रयास करते हैं ये। ठीक है। 1670 में क्या होता है, कोकण का क्षेत्र दोबारा मराठे जीतने का प्रयास करते हैं और इसमें सबसे पहले 1670 में पुरंदर का जो किला होता है उसको जीता जाता है नीलोत्पंत मजूमदार के द्वारा। ठीक है। नीलोत्पंत मजूमदार के द्वारा इसको दोबारा जीता जाता है और एक और किला होता है कोंडाना का किला। ठीक है।
तानाजी के द्वारा इसको जीता जाता है। अभी जल्दी में ही अजय देवगन की एक मूवी भी आई थी इन्हीं तानाजी के ऊपर, जो कोंडाना के किले को जीतने के पूरे उसको दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये 2 किले, एक पुरंदर का किला, एक कोंडाना का किला, नीलोपंत मजूमदार और तानाजी के द्वारा जीता जाता है, और ये मुगलों के अंडर में होता है, उनसे छीना जाता है, ठीक है। इसी दौरान 1670 में ही सूरत का दूसरा अभियान करते हैं और वहां पे लूट करते हैं। महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सूरत के अभियान से जब ये लौट रहे होते हैं शिवाजी, उसी दौरान मुगलों के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसको हम जानते हैं वाड़ी डिडोरी के युद्ध के नाम से, ठीक है। और इसी युद्ध में मुगलों को शिवाजी ने हराया था। 2 चीजें हमने यहाँ पे देख ली, एक तो 1670 में वाड़ी डिडोरी का युद्ध जिसमें शिवाजी मुगलों को हरा रहे हैं, इसके अलावा 1673 में हम देखेंगे उमराणी के युद्ध में जब शिवाजी किसको हरा रहे हैं? बीजापुर की सेना को हरा रहे हैं, ठीक है। 1670 के 2 वर्ष उपरांत ही 1672 में हम देखेंगे कि तीसरा अभियान शिवाजी के द्वारा किया जाता है सूरत का। तीनों अभियान बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि एक अपने क्षेत्र से, जो इनका परंपरागत क्षेत्र रहा है महाराष्ट्र, वहां से निकल के गुजरात में जाके ये अपना सैनिक अभियान कर रहे हैं, तो तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है। 1673 में ही इन्होंने पन्हाला के किले को जीता था। किला है पन्हाला का किला, बाद में इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हम देखेंगे। और 74 में हम देखते हैं कि पुरंदर, 1674 के आते आते हम देखेंगे कि पुरंदर की संधि में शिवाजी को जो भी नुकसान हुआ था, उस सभी नुकसान की भरपाई कर ली गई थी। और इसके अलावा बीजापुर व गोलकुंडा के जो राज्य थे दक्षिण के, वो आक्रमण ना करने के बदले में इनको चौथ देना शुरू कर दिया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कर होता है चौथ, उसको देना इन्होंने शुरू कर दिया था। आगे हम देखेंगे कि चौथ क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि 74 तक, 1674 तक जो भी पुरंदर की संधि से नुकसान हुआ था मराठों को, उसकी उन्होंने भरपाई कर ली और बीजापुर गोलकुंडा से आक्रमण न करने में चौथ भी वसूलने लगे, जो कि राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, ठीक है। इसके बाद जून 1674 में जब इतना सारा राज्य विस्तार इनका हो चुका है, तो 1674 में ही शिवाजी क्या करते हैं? अपना पहला राज्याभिषेक करते हैं, ठीक है। पहला राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक कब होता है इनका? 1674 में होता है, जून में। किसके द्वारा किया गया था? गंगाधर भट्ट के द्वारा किया गया था। कहाँ का रहने वाला था ये गंगाधर भट्ट? बनारस के एक पंडित थे। अब होता क्या है कि इनके जो क्षेत्रीय ब्राह्मण होते हैं, वो शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर देते हैं। इसीलिए बनारस के एक ब्राह्मण गंगाधर भट्ट को वहां पे बुलाया जाता है और रायगढ़ के किले में, ठीक है, रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक पहला वाला कराया जाता है। और इसी समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण कर थी शिवाजी ने। अब लेकिन जब इनका राज्याभिषेक होता है पहला, उसके कुछ ही दिन बाद इनकी जो माता जी होती है जीजाबाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस राज्याभिषेक को अशुभ माना गया और एक बार फिर से राज्याभिषेक कराया जाता है। 1674 में ही सितंबर महीने में इनका दूसरा राज्याभिषेक होता है, लेकिन इस बार किससे होता है? तांत्रिक विधि के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। राज्याभिषेक कराने वाला कौन था? वो था निश्चलपुरी गोस्वामी नाम का एक तांत्रिक। सितंबर 1674 में दूसरी बार इनका राज्याभिषेक होता है तांत्रिक विधि से, और निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा इनका राज्याभिषेक इस बार कराया गया, ठीक है। इसी दौरान 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य और होते हैं। 1674 में ही इनके दूसरे राज्याभिषेक के समय सबसे पहला होता है राज्याभिषेक संवत। ये शिवाजी ने अपने दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर ही शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने तांबे का एक शिवराई और सोने का हूड़ नामक सिक्का भी जारी किया था, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इनकी जो अंतिम या सबसे महत्वपूर्ण विजय हमको देखने को मिलती है, वह है 1678 में जिंजी की विजय, ठीक है। जिंजी को, और इसी जिंजी को इन्होंने बाद में मराठा साम्राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा होता है, दक्षिणी भाग होता है, उसकी राजधानी भी बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है 1678 में जो जिंजी की विजय है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं जिनको शिवाजी ने विजित किया है। और बाद में हम देखते हैं कि 1680 का जो समय होता है, ठीक है, 1680 का जो समय होता है, उसमें क्या होता है? शिवाजी जो है वो, उनकी मृत्यु हो जाती है। तेज बुखार से पीड़ित होते हैं, 3 अप्रैल की बात होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के उपरांत हम देखते हैं कि जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है, जिनका नाम होता है संभाजी, इनके साथ में शिवाजी का कोई बहुत ही अच्छा संबंध नहीं रहा है। उसका कारण क्या है कि शिवाजी के अंतिम दिनों में जो संभाजी थे, ये मुगलों के साथ मिल जाते हैं और इसी से दुखी होकर, क्रोधित होकर शिवाजी क्या करते हैं? शिवाजी अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को कैद कर देते हैं। कहाँ पे कैद कर देते हैं? पन्हाला के किले में। तो जब शिवाजी की मृत्यु होती है, उस दौरान पन्हाला के किले में कैद थे कौन? संभाजी, ठीक है। इसीलिए शिवाजी का अंतिम संस्कार कौन कर रहा है? उनका अंतिम संस्कार उनके छोटे बेटे राजाराम द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो राजाराम है ना, इन्हीं को शिवाजी के द्वारा अपना उत्तराधिकारी भी नामित किया गया। लेकिन बाद में जो है ये संभाजी जो है अपने आप को पन्हाला के किले से की कैद से मुक्त करवाते हैं किसी भी तरीके से, और इनके और राजाराम दोनों के बीच में क्या होता है? एक छोटा सा युद्ध होता है जिसमें संभाजी की विजय हो जाती है, और इस विजय के बाद वो अगले छत्रपति घोषित होते हैं, अगले छत्रपति बनते हैं। अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य और है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि शिवाजी का जो लक्ष्य रहा है वो क्या रहा है? हिंदू बादशाही की स्थापना रहा है। हमने पहले ही चर्चा कर ली कि हिंदू राज्य की स्थापना इनका मुख्य लक्ष्य था, और इस किसके प्रभाव से हो रहे थे? दादा पूर्णदेव जो उनके संरक्षक थे, और समर्थ गुरु रामदास जो कि इनके गुरु थे, इन दोनों के प्रभाव से एक हिंदू राज्य की स्थापना का इनके अंदर जो है भावना का विस्तार होता है,
ठीक है। शिवाजी की उपाधियां कौन कौन सी रही है? छत्रपति इनकी उपाधि रही है, हिंदू धर्मोद्धारक इनकी उपाधि रही है, हिंदू पदपादशाही इनकी उपाधि रही है। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली शब्दावली है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब क्या हुआ? एक हिसाब से ये मंत्रिमंडल था 8 मंत्रियों का, जिसको हम सलाहकार कहें तो ज्यादा उचित होगा। 8 सलाहकार या 8 सचिव इसमें होते थे, और ये कोई वंशानुगत पद नहीं था, यानी अनुवांशिक पद नहीं था कि पिता की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनका पुत्र जो है वो अष्टप्रधान में शामिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको कभी भी नियुक्त किया जा सकता था और कभी भी शिवाजी के द्वारा हटाया जा सकता था। मुख्य रूप से एक सलाहकारी परिषद थी जो शिवाजी को अपने शुरुआती चरण में थी, और ये शिवाजी को केवल परामर्श देती थी, केवल सलाह देती थी। ठीक है। इसी अष्टप्रधान में एक पद होता था, इसमें 8 लोग हम शामिल थे। ठीक है, इतना जान गए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला पद था वो क्या था? पेशवा का। शिवाजी के समय में पेशवा कौन थी? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन था? मोरोपंत पिंगले इनके समय में पहले पेशवा थे, या प्रथम पेशवा मोरोपंत पिंगले थे जो शिवाजी के समय में पेशवा थे। ठीक है। इसके अलावा इसी अष्टप्रधान में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है सरे नौबत। ठीक है, ये एक पद था जो कि प्रमुख सेनापति का था। ठीक है, जो मराठा सेना का मुख्य सेनापति होता था उसको सरे नौबत कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।